24 जनवरी 1966 की सुबह थी। एल्प्स पर्वतों की बर्फीली चोटियों के ऊपर एयर इंडिया का एक विमान फ्लाइट 101 अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। उस विमान के अंदर बैठा था एक ऐसा इंसान जिसके दिमाग में सिर्फ इक्वेशंस नहीं बल्कि पूरे भारत का भविष्य था। उसका नाम था होमी जहांगीर भाभा। और फिर कुछ ही मिनटों में वो विमान यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत मोंट ब्लैंक की छोटी से टकराकर धू धू करके जल उठा। 117 लोग मारे गए, कोई नहीं बचा। सवाल आज भी जिंदा है, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या एक सोची समझी साजिश? वो इंसान जो खुलेआम कहता था कि भारत सिर्फ 18 महीनों में एटम बम बना सकता है, उसका यूं अचानक दुनिया से चले जाना क्या सिर्फ एक इत्तेफाक था? इससे पहले कि हम इस रहस्य की गहराइयों में उतरें, आइए जानते हैं कि यह इंसान था कौन। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने भारत को परमाणु शक्ति बनाने का सपना दिखाया। एक ऐसा कलाकार जिसकी उंगलियां जितनी खूबसूरती से फिजिक्स के फॉर्मूले लिखती थीं, उतनी ही खूबसूरती से कैनवस पर रंग भी बिखेरती थीं। एक ऐसा विजनरी जिसे दुनिया आज भी फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से जानती है। ये कहानी है एक ऐसे जीनियस की जिसने भारत को दुनिया की महाशक्तियों की लीग में खड़ा करने की हिम्मत की और फिर एक दिन आसमान में कहीं खो गया। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी सिर्फ ऑडियो बुक लेजेंड्स पर। चैप्टर 1, द इंसोम्नियाक प्रोडिजी ऑफ बॉम्बे। 1909 का साल और शहर था बॉम्बे, आज का मुंबई। वो बॉम्बे जो ब्रिटिश राज की चमक दमक में नहाया हुआ था, जहां समुद्र की लहरें कॉलोनियल इमारतों से टकराती थीं और हवा में एक अजीब सी बेचैनी और उम्मीद दोनों घुली हुई थी। इसी शहर के मालाबार हिल के एक आलीशान बंगले में 30 अक्टूबर को एक बच्चे का जन्म हुआ जो आगे चलकर भारत का चेहरा बदलने वाला था। यह कोई साधारण घर नहीं था। यह घर पारसी समुदाय की उस एलीट क्लास का हिस्सा था जो सिर्फ अमीर नहीं बल्कि बेहद पढ़ा लिखा और कल्चर था। पिता जहांगीर होर्मुज जी भाभा ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए एक माने हुए वकील थे जिनकी पहुंच टाटा एम्पायर के टॉप लेवल तक थी। मां मेहरबाई पेटेट परिवार से ताल्लुक रखती थी जो अपने सोशल वर्क और रिफाइंड टेस्ट के लिए जाना जाता था। और सबसे बड़ी बात, यह परिवार सिर्फ नाम का टाटा से नहीं जुड़ा था। होमी की बुआ मेहरबाई खुद सर दोराबजी टाटा की पत्नी थी, यानी टाटा ग्रुप के फाउंडर के बड़े बेटे की। यह कनेक्शन सिर्फ एक रिश्तेदारी नहीं थी, यह एक ब्रिज था, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच, बिजनेस और साइंस के बीच। छोटे होमी के चारों ओर लग्जरी थी, किताबें थीं, आर्ट था और इंटेलेक्चुअल बातचीत का माहौल था। दीवारों पर यूरोपियन पेंटिंग्स, कोने में रखा ग्रैंड पियानो और लाइब्रेरी जो किसी छोटे कॉलेज की लाइब्रेरी से कम नहीं थी। लेकिन इस सब के बीच एक छोटा लड़का था जो खिलौनों से ज्यादा किताबों में खोया रहता था। होमी बचपन से ही अलग थे। उनकी सबसे पहली और सबसे अजीब आदत थी नींद ना आना। वो एक इंसोम्नियाक बच्चे थे, रात रात भर जागते रहते। जहां दूसरे बच्चे गहरी नींद में होते, होमी का दिमाग किसी मशीन की तरह चलता रहता। परेशान होकर उनके माता पिता ने उन्हें बॉम्बे के सबसे बड़े डॉक्टरों को दिखाया। सबने कहा, बच्चा बिल्कुल ठीक है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका दिमाग इतना तेज है कि वो खुद को बंद ही नहीं करना चाहता। ये बात उनकी जिंदगी का एक सेंट्रल थीम बन गई। एक ऐसा दिमाग जो कभी नहीं सोता था। इस बेचैन दिमाग की एनर्जी को सही दिशा देने के लिए उनके माता पिता ने उन्हें हर वो चीज दी जो वो चाहते थे। 5 साल की उम्र में जब दूसरे बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, होमी को मैकेनिकल टॉयज में इंटरेस्ट था। वो उन्हें खोलते, उनके पुर्जे पुर्जे अलग करते और फिर वापस जोड़ने की कोशिश करते। ये समझने की कोशिश करते कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे के सबसे एलीट स्कूल कैथेड्रल एंड जोन कोनन स्कूल में हुई। यहां उनका टैलेंट और निखर कर सामने आया। टीचर्स हैरान थे। मैथमेटिक्स में उनकी स्पीड किसी कैलकुलेटर से कम नहीं थी और फिजिक्स की समझ उनकी उम्र से कहीं आगे थी। एक किस्सा बहुत मशहूर है। एक बार क्लास में टीचर ने ज्योमेट्री की एक मुश्किल प्रॉब्लम दी। बाकी बच्चों को उसे सोल्व करने में 15 से 20 मिनट लगे। होमी ने सिर्फ 2 मिनट में कर दिया, वो भी 3 अलग अलग तरीकों से। टीचर ने हैरान होकर पूछा, होमी तुमने यह कैसे किया? होमी ने बड़ी शांति से जवाब दिया, सर मुझे बस दिख जाता है, आंसर्स मुझे दिख जाते हैं। लेकिन सिर्फ साइंस उनकी दुनिया नहीं थी। उनके अंदर एक कलाकार भी सांस ले रहा था। घर पर वो घंटों पियानो पर
वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक की धुनें निकालते। बीथोवन और मोजार्ट उनके फेवरेट थे। वो ड्राइंग करते, पेंटिंग करते, रंगों को मिलाना, लैंडस्केप्स बनाना, यह सब उन्हें उतना ही सुकून देता था जितना कोई मुश्किल इक्वेशन सोल्व करना। उनकी माँ अक्सर कहती थी, मेरा बेटा सिर्फ साइंटिस्ट नहीं बनेगा, वो कुछ और भी बनेगा। और वो बिल्कुल सही थी। 15 साल की उम्र में होमी ने स्कूल टॉप किया। फिर उनका एडमिशन हुआ एल्फिनस्टन कॉलेज में, जो बॉम्बे का एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन था। यहां भी वो सबसे अलग थे। क्लास में वो सिर्फ सुनते नहीं थे, वो प्रोफेसर्स के लेक्चर्स को क्रिटिकली एनालाइज करते। वो सवाल पूछते, सर लेकिन इस थ्योरी में ये कमी है, इसका दूसरा पहलू भी तो हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स को इससे इरिटेशन होती, ये खुद को समझता क्या है। लेकिन प्रोफेसर्स उनसे इंप्रेस थे। उन्हें पता था कि यह लड़का साधारण नहीं है। 17 साल की उम्र में होमी ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी की सीनियर कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में हाईएस्ट मार्क्स हासिल किए। गोल्ड मेडल्स मिले, अखबारों में नाम छपा। घर में खुशी का माहौल था। पिता जहांगीर भाभा को अपने बेटे पर गर्व था। उन्हें लगा, मेरा बेटा कुछ बड़ा बनेगा। लेकिन क्या बनेगा, इसको लेकर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। साल था 1927। होमी अब 18 साल के हो चुके थे। कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी। अब आगे क्या? जहांगीर भाभा ने घर में एक फैमिली मीटिंग बुलाई। होमी को सामने बिठाकर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। होमी, तुम्हें इंग्लैंड भेजा जाएगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, लेकिन तुम वहां मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे। होमी का दिल बैठ गया। उन्होंने हिम्मत करके कहा, लेकिन पापा, मुझे फिजिक्स पढ़नी है, मुझे मैथमेटिक्स की दुनिया में जाना है। फिजिक्स से क्या होगा? पिता ने सख्ती से कहा। भारत में साइंटिस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे देश को इंजीनियर्स चाहिए, बिल्डर्स चाहिए। तुम पढ़ाई पूरी करके वापस आओगे और टाटा स्टील में काम करोगे, फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाओगे। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। उस दौर में एक भारतीय परिवार के लिए यह सोचना बहुत स्वाभाविक था। साइंस को एक हॉबी की तरह देखा जाता था, प्रोफेशन की तरह नहीं। एक सिक्योर फ्यूचर का मतलब था आईसीएस ऑफिसर बनना, लॉयर बनना या फिर इंजीनियर बनना। फिजिक्स और मैथमेटिक्स को तो पागलों का काम माना जाता था। होमी चुप रह गए। वो अपने पिता का सम्मान करते थे, उनसे प्यार करते थे, लेकिन उनका अपना सपना भी था। उस रात उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मुझे फिजिक्स से प्यार है, लेकिन मैं अपने परिवार से भी प्यार करता हूं। मैं इंजीनियरिंग पढ़ूंगा, लेकिन मेरा दिल तो फिजिक्स में ही रहेगा। अगस्त 1927। बॉम्बे का बंदरगाह लोगों से भरा हुआ था। जहांगीर और मेहरबाई अपने बेटे को विदा करने आए थे। होमी के हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था, जिसमें कपड़े, कुछ किताबें और मां की दी हुई एक तस्वीर थी। बेटा, अपना ध्यान रखना, मां ने कहा, और हां, इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ना। होमी ने बस सिर हिलाया। जहाज ने सीटी दी और धीरे धीरे किनारा दूर होने लगा। होमी डेक पर खड़े दूर होते बॉम्बे को देख रहे थे। उनके मन में एक अजीब सी कशमकश थी। वो एक ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे थे जहां न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी, जहां मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बनाई थी, जहां रदरफोर्ड ने एटम को तोड़ा था। और मैं वहां क्या करूंगा? उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ साल उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल और सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव साल होने वाले थे। उन्हें नहीं पता था कि इंजीनियरिंग छोड़कर फिजिक्स चुनने का उनका फैसला सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरे भारत का भविष्य बदल देगा। लेकिन अभी वो बस एक 18 साल का लड़का था। बॉम्बे के एक अमीर घर से निकला, कैम्ब्रिज की ठंडी हवाओं की ओर बढ़ता हुआ, अपने सपनों और अपने पिता की उम्मीदों के बीच फंसा हुआ। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे कैम्ब्रिज की दुनिया ने होमी को पूरी तरह बदल दिया, कैसे इंजीनियरिंग के एक छात्र ने अपने पिता से बगावत करके फिजिक्स की दुनिया में कदम रखा, और फिर वो यात्रा शुरू हुई जिसने उन्हें दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन कैम्ब्रिज में सब कुछ इतना आसान नहीं था। एक बहुत बड़ा संघर्ष उनका इंतजार कर रहा था, एक ऐसा संघर्ष जो उनके अंदर और बाहर दोनों जगह लड़ा जाना था। चैप्टर 2, द कैम्ब्रिज रिबेलियन, अक्टूबर 1927। जब होमी भाभा ने पहली बार इंग्लैंड की धरती पर कदम रखा तो उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा में ठंडक थी, आसमान ग्रे था और हर तरफ एक धुंध छाई हुई थी। बॉम्बे की चटक धूप, समुद्र की नमी और शोर शराबे के बाद कैम्ब्रिज उन्हें कुछ ज्यादा ही शांत और ठंडा लगा।
लेकिन जैसे ही उनकी नजर गोनविल एंड कायस कॉलेज की सदियों पुरानी गौथिक इमारतों पर पड़ी, उन विशाल लाइब्रेरीज और हरे भरे लॉन्स पर पड़ी, उनके दिल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट दौड़ गई। यही वो जगह थी जहां न्यूटन ने सोचा था, जहां डार्विन ने लिखा था। यहीं से दुनिया बदली थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस शुरू हो गईं। थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मशीन डिजाइन। होमी सब कुछ पूरी लगन से करते थे। वो नोट्स बनाते, असाइनमेंट्स टाइम पर पूरा करते और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स भी लाते। लेकिन उनका दिल वहां नहीं था। दिन भर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद रात को जब सब सो जाते, वो अपने हॉस्टल के छोटे से कमरे में बैठकर फिजिक्स की किताबें पढ़ते। वो क्वांटम मैकेनिक्स की मिस्ट्रीज में खो जाते, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी के इक्वेशंस को डिराइव करने की कोशिश करते। उनका रूममेट अक्सर मजाक में कहता, भा भा तुम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या फिजिक्स के? होमी बस मुस्कुरा देते, अभी तो इंजीनियरिंग का हूं, लेकिन मेरा दिल फिजिक्स में है। साल 1928 आ गया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई चल रही थी और होमी के मार्क्स भी शानदार थे, लेकिन उनके अंदर एक तूफान चल रहा था। वो रोज खुद से कहते, मैं यह नहीं कर सकता, ये मेरी जगह नहीं है, मुझे फिजिक्स पढ़नी है बस। आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने पिता को एक लंबा खत लिखा। यह सिर्फ एक खत नहीं था, यह एक बेटे की अपने पिता से की गई एक अपील थी, एक मैनिफेस्टो था। प्रशांत कुमार अपनी किताब होमी जे. भाभा, एक कंप्लीट बायोग्राफी में इस खत का जिक्र करते हैं। होमी ने लिखा, आदरणीय बाबा, मैं इंजीनियरिंग में अच्छा कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन यहां बिल्कुल नहीं लगता। मैं हर रात फिजिक्स की किताबें पढ़ता हूं, मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व करता हूं। यहां कैम्ब्रिज में दुनिया के सबसे बड़े फिजिसिस्ट्स हैं, रदरफोर्ड, डिरेक, एडिंगटन। मैं उनसे सीखना चाहता हूं, उनकी तरह बनना चाहता हूं। पापा, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने मुझे फिजिक्स पढ़ने की इजाजत दी और अगर मैं फर्स्ट क्लास ऑनर्स नहीं ला पाया, तो मैं वापस आकर चुपचाप टाटा स्टील में काम करूंगा। एक सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। यह खत जब बॉम्बे पहुंचा तो घर में एक खामोशी छा गई। जहांगीर भाभा ने उसे पढ़ा, फिर से पढ़ा। वो जानते थे कि उनका बेटा जिद्दी है, लेकिन इतना पैशनेट है, यह उन्हें अंदाजा नहीं था। मां मेहरबाई ने कहा, उसे करने दीजिए जो वो चाहता है, हमारा बेटा तभी खुश रहेगा। कुछ दिनों की गहरी सोच विचार के बाद जहांगीर भाभा ने जवाब भेजा, ठीक है, लेकिन याद रखना, फर्स्ट क्लास ऑनर्स, वरना तुम्हें इंजीनियरिंग में वापस आना होगा। होमी ने जब वो खत पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने खुद से कहा, मैं करूंगा, आई विल मेक यू प्राउड। बाबा, 1928 के अंत में होमी ने ऑफिशियली मैकेनिकल ट्राइपोस से मैथमेटिकल ट्राइपोस में शिफ्ट कर लिया। अब वो अपनी असली दुनिया में थे, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की दुनिया में। कैम्ब्रिज उन दिनों फिजिक्स की दुनिया का मक्का था। वहां एक रेवोल्यूशन चल रहा था। क्वांटम मैकेनिक्स ने फिजिक्स की पूरी बुनियाद हिलाकर रख दी थी। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन और पोल डिरेक की रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। पूरी दुनिया यह जानने की कोशिश कर रही थी कि एटम के अंदर आखिर है क्या, मैटर असल में बिहेव कैसे करता है। होमी के प्रोफेसर्स कोई साधारण लोग नहीं थे। वो थे पोल डिरेक, जिन्होंने एंटी मैटर की भविष्यवाणी की थी। वो थे राल्फ फाउलर, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के एक्सपर्ट, और वो थे पैट्रिक ब्लैकेट, कॉस्मिक रेज के पायनियर। होमी लेक्चर्स में पूरी तरह डूब जाते। एक बार डेरेक की क्लास में होमी ने एक ऐसा सवाल पूछा जो इतना गहरा और कॉम्प्लेक्स था कि खुद डेरेक को कुछ देर सोचना पड़ा। उन्होंने कहा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिस्टर भाभा, मुझे इस पर थोड़ा विचार करना होगा। क्लास के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने होमी से पूछा, तुम भारत से हो ना, तुम्हें इतना सब कैसे पता है? होमी ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मैं बस रात दिन पढ़ता हूं। 1930 में होमी ने मैथमेटिकल ट्राइपोस की परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो वो था फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन। उन्होंने तुरंत अपने पिता को टेलीग्राम भेजा, प्रॉमिस पूरा किया, फर्स्ट क्लास, अब मैं पूरी तरह से एक फिजिसिस्ट हूं। बॉम्बे में जहांगीर भाभा को गर्व भी हुआ और थोड़ी राहत भी मिली। चलो, लड़के ने अपना वादा निभाया। अब होमी पूरी तरह से आजाद थे। उन्होंने अपना पूरा ध्यान रिसर्च पर लगा दिया। उस समय फिजिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा सवाल था, कॉस्मिक रेज क्या है? स्पेस से आने वाली ये रहस्यमयी हाई एनर्जी पार्टिकल्स आखिर हैं क्या?
कहां से आती हैं, कैसे काम करती हैं। ये टॉपिक होमी को बहुत फैसिनेटिंग लगा। उन्होंने इसी पर अपनी पीएचडी रिसर्च शुरू की। उस समय तक सब यह मानते थे कि कॉस्मिक रेज जब एटमॉस्फेयर में आती हैं तो वो सीधे नीचे आकर खत्म हो जाती हैं। लेकिन होमी को कुछ और ही दिखा। उन्होंने महीनों तक कैलकुलेशंस किए, मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए और फिर उन्होंने एक ऐसा आइडिया दिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि कॉस्मिक रे जब एटमॉस्फेयर के किसी पार्टिकल से टकराती है तो वो एक कैस्केड या शावर बनाती है। एक पार्टिकल से दो बनते हैं, फिर दो से चार, चार से आठ, एक पूरा झरना बन जाता है। आज इस थ्योरी को इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कैस्केड या भाभा हाइडलर कैस्केड के नाम से जाना जाता है। बख्तियार के दादा भोय अपनी किताब होमी जे भाभा ए लाइफ में इस डिस्कवरी की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं। 1937 में होमी ने जर्मन फिजिसिस्ट वॉल्टर हाइटलर के साथ मिलकर अपना यह ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर पब्लिश किया। यह पेपर फिजिक्स की दुनिया में एक बॉम्ब की तरह गिरा। इसके अलावा 1935 में उन्होंने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, जिसे आज भाभा स्कैटरिंग कहते हैं। इसने क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के फील्ड में एक नई समझ पैदा की। अचानक दुनिया भर के फिजिसिस्ट्स की नजर इस नौजवान भारतीय पर पड़ी, पैट्रिक ब्लैकेट, जिन्हें बाद में नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने कहा, भाभा का काम एक्सेप्शनल है, यह युवक बहुत दूर जाएगा। पीएचडी करते हुए होमी ने पूरे यूरोप की यात्रा की। वो कोपेनहेगन में नील्स बोर से मिले। बोर उनके आइडियाज से बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा अप्रोच बहुत ओरिजिनल है भाभा, कीप वर्किंग। वो ज्यूरिख में वुल्फगैंग पाउली से मिले, जो अपने क्रिटिकल नेचर के लिए जाने जाते थे। लेकिन पाउली ने भी होमी की तारीफ की। वो रोम में एनरिको फर्मी से मिले और कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट्स पर लंबी चर्चा की। होमी को यह महसूस होने लगा था कि वो दुनिया के सबसे बड़े दिमागों के साथ बात कर रहे हैं और वो लोग उन्हें सीरियसली ले रहे हैं। यह उनके लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस था। उन्होंने सीखा कि साइंस में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई नेशनलिटी नहीं होती, सिर्फ आइडियाज होते हैं। 1935 में उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा सिर्फ 26 साल के, दुनिया के सबसे होनहार युवा फिजिसिस्ट्स में से एक। कैम्ब्रिज ने उन्हें रिसर्च फेलोशिप दे दी, अच्छी सैलरी, बेस्ट रिसर्च फैसिलिटीज। उनके लिए सबसे आसान रास्ता था कि वो यूरोप में ही बस जाएं और अपनी रिसर्च करते रहें। लेकिन 1939 का साल आ गया। यूरोप पर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। हिटलर की नाजी जर्मनी खतरनाक होती जा रही थी, लेकिन होमी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कैम्ब्रिज की एडवांस्ड लैब में बैठे बैठे उन्हें अक्सर बॉम्बे की याद आती, भारत की याद आती। वो सोचते, मैं यहां बैठकर पेपर्स लिख रहा हूं, अवार्ड्स जीत रहा हूं, लेकिन मेरे देश का क्या? भारत में साइंस का क्या हाल है? वहां कोई अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं है। टैलेंटेड नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। क्या मुझे यहीं रहना चाहिए या वापस जाना चाहिए? यह सवाल उनके मन में घर कर गया था और फिर किस्मत ने अपना खेल खेला। 1939 की गर्मियों में होमी छुट्टियां बिताने भारत आए। वो बॉम्बे में अपने परिवार से मिले, दोस्तों से मिले। लेकिन तभी सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। यूरोप से वापस जाने के सारे रास्ते बंद हो गए, जहाज रोक दिए गए, ट्रेवल करना इम्पॉसिबल हो गया। होमी भाभा भारत में फंस गए। शुरू में उन्हें बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई, मेरी रिसर्च रुक जाएगी, कैम्ब्रिज की फैसिलिटीज अब नहीं मिलेंगी। वो मालाबार हिल के अपने घर में बैठे बैठे यही सोचते रहते। लेकिन फिर धीरे धीरे उनके दिमाग में एक आइडिया आने लगा, एक बड़ा आइडिया, एक ऐसा आइडिया जो सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे भारत की साइंटिफिक डेस्टिनी बदलने वाला था। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे युद्ध ने होमी को भारत में रोक दिया और कैसे उन्होंने इस मजबूरी को एक मौके में बदल दिया। उन्होंने फैसला किया कि अब वो कैम्ब्रिज वापस नहीं जाएंगे, बल्कि बॉम्बे में ही भारत का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाएंगे। लेकिन कैसे? एक ऐसे देश में जहां फंडामेंटल रिसर्च का कोई कल्चर ही नहीं था, वहां से पैसे कहां से आएंगे? कौन उनका सपोर्ट करेगा? और क्या वो सच में यह कर पाएंगे? यह कहानी है एक सपने को हकीकत में बदलने की, एक ऐसे सपने की जिसने भारत को साइंस के ग्लोबल मैप पर ला खड़ा किया। चैप्टर 3 स्ट्रैंडेड बाय वॉर, ग्राउंडेड इन डेस्टिनी। 1939 बॉम्बे। युद्ध ने होमी भाभा के सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया था। वो यूरोप नहीं लौट सकते थे।
कैम्ब्रिज की वो एडवांस लैब्स, उनके रिसर्च पेपर्स, उनके साथी, सब कुछ बहुत दूर छूट गया था। पहले कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल थे। मालाबार हिल के अपने आलीशान घर में बैठे वो अक्सर समुद्र की लहरों को देखते हुए सोचते रहते, अब मैं क्या करूं? भारत में उस समय फंडामेंटल रिसर्च के लिए कोई जगह नहीं थी। कुछ कॉलेज जरूर थे, लेकिन वहां सिर्फ टीचिंग होती थी, रट्टा लगवाया जाता था। ओरिजिनल रिसर्च, इनोवेशन, नए आइडियाज, ये सब तो यूरोप और अमेरिका की बातें थीं। एक शाम होमी अपने पिता जहांगीर भाभा के साथ बालकनी में बैठे थे। पिता ने पूछा, अब आगे का क्या इरादा है? होमी ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, पापा, मुझे लगता है कि यह युद्ध मेरे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। क्या मतलब? जहांगीर भाभा हैरान थे। मैं वापस कैम्ब्रिज जाने की बजाय यहीं कुछ शुरू करना चाहता हूं, होमी ने कहा। भारत में कुछ ऐसा जो यहां पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन यहां तो कुछ है ही नहीं, पिता ने कहा। तो मैं बनाऊंगा। होमी के इस जवाब में एक गजब का कॉन्फिडेंस था। होमी ने सबसे पहले भारत के सबसे बड़े साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर के बारे में सोचा। उन्होंने आईआईएससी के डायरेक्टर सर सीवी रमन को एक खत लिखा। सीवी रमन, जो 1930 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज जीत चुके थे, भारत के पहले साइंटिस्ट जिन्हें साइंस में नोबेल मिला था। होमी ने खत में लिखा, सर, मैं कॉस्मिक रेज और क्वांटम थ्योरी पर अपनी रिसर्च जारी रखना चाहता हूं। क्या आप मुझे आईआईएससी में एक पोजीशन दे सकते हैं? रमन होमी के काम से पहले से ही वाकिफ थे। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, डॉक्टर भाभा, मुझे आपके काम के बारे में पता है। आप बैंगलोर आइए, हम आपके लिए जगह बनाएंगे। 1940 में होमी भाभा बैंगलोर चले गए। उन्हें रीडर इन थ्योरेटिकल फिजिक्स की पोजीशन मिली। आईआईएससी का कैंपस बहुत खूबसूरत था। हरे भरे वृक्ष, शांत माहौल, कॉलोनियल स्टाइल की इमारतें। लेकिन फैसिलिटीज बहुत लिमिटेड थीं। कोई एडवांस्ड इक्विपमेंट नहीं, इंटरनेशनल जर्नल्स की कोई ढंग की लाइब्रेरी नहीं, और रिसर्च के लिए फंडिंग तो नाम मात्र की थी। लेकिन होमी ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए मुझे सिर्फ पेन, पेपर और एक तेज दिमाग चाहिए, और वो मेरे पास है। उन्होंने कॉस्मिक रेज पर अपना काम जारी रखा। उन्होंने अकेले ही कई पेपर्स लिखे और उन्हें इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश भी करवाया। लेकिन उनके अंदर एक बड़ा सपना पल रहा था। वो रोज देखते थे कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म की कमी है। उन्हें लगता था कि भारत को एक वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंस्टीट्यूट की सख्त जरूरत है। एक ऐसी जगह जहां यंग साइंटिस्ट्स बिना किसी रुकावट के काम कर सकें, जहां ओरिजिनल रिसर्च हो सके। 12 मार्च 1944। ये तारीख भारत की साइंटिफिक हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इस दिन होमी भाभा ने एक खत लिखा। ये कोई साधारण खत नहीं था, ये एक विजन डॉक्यूमेंट था, एक ब्लूप्रिंट था आने वाले भारत के लिए। ये खत उन्होंने लिखा था सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टीज को। प्रशांत कुमार की किताब होमी जे भाभा, एक कंप्लीट बायोग्राफी में इस खत का पूरा टेक्स्ट दिया गया है। होमी ने लिखा, भारत को फंडामेंटल रिसर्च की सख्त जरूरत है। अभी हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कटिंग एज रिसर्च हो सके। मैं प्रपोज करता हूं कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएं जो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए डेडिकेटेड हो, जहां देश के सबसे ब्राइटेस्ट माइंड्स काम कर सकें और जहां हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की रिसर्च कर सकें। इस इंस्टीट्यूट का नाम होगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इस खत में उन्होंने सिर्फ एक आइडिया नहीं दिया था, बल्कि एक पूरा डिटेल्ड प्लान दिया था। इंस्टीट्यूट कहां होगा, बॉम्बे में, कितना बजट चाहिए होगा, किस तरह की रिसर्च होगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, यंग साइंटिस्ट्स को कैसे ट्रेन किया जाएगा। यह सब कुछ उस खत में था। लेकिन सबसे कमाल की बात उस खत के आखिरी हिस्से में थी। यह 1944 का वक्त था। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरने से लगभग 1.5 साल पहले। दुनिया अभी न्यूक्लियर एनर्जी की ताकत से पूरी तरह वाकिफ नहीं थी। लेकिन होमी भाभा ने उस खत में लिखा, जब न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल पावर प्रोडक्शन के लिए सफलतापूर्वक किया जाने लगेगा, जो शायद अगले कुछ दशकों में हो जाएगा, तब भारत को अपने एक्सपर्ट्स के लिए विदेशों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। वो एक्सपर्ट्स हमारे पास पहले से ही तैयार होंगे। ये दूरदर्शिता थी, ये एक विजन था। टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टीज ने खत पढ़ा, मीटिंग्स हुई, डिस्कशंस हुए। कुछ लोगों को शक था, यह तो बहुत एम्बिशियस प्लान है, क्या यह सच में पॉसिबल है?
लेकिन JRD टाटा, जो दोराबजी टाटा के सक्सेसर थे, उन्हें होमी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, होमी एक्सेप्शनल है। अगर वो कहता है कि ये हो सकता है तो ये होकर रहेगा। 1945 में इस प्रपोजल को अप्रूवल मिल गया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR की स्थापना हुई और इसके पहले डायरेक्टर बने 36 साल के डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। TIFR की शुरुआत बहुत साधारण थी। उनके पास अपनी कोई बिल्डिंग नहीं थी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी की एक पुरानी बिल्डिंग ओल्ड यॉर्क क्लब के पास कुछ कमरों में उन्होंने अपना काम शुरू किया। जगह कम थी, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन होमी का विजन बहुत बड़ा था। उन्होंने सबसे पहले देश भर के टैलेंटेड यंग स्टूडेंट्स को इनवाइट किया। उन्होंने कहा, आओ हमारे साथ काम करो। हम भारत में वो साइंस करेंगे जो दुनिया में कहीं भी हो रही है। शुरुआत में सिर्फ मुट्ठी भर रिसर्चर्स थे, लेकिन वहां का एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक था। होमी खुद स्टूडेंट्स के साथ घंटों बैठते, उनसे डिस्कशंस करते, उनकी प्रॉब्लम्स सोल्व करते। वो सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं थे, वो एक मेंटोर थे, एक गाइड थे। एक कल्चर बनाया गया, एक्सीलेंस का कल्चर, क्यूरियोसिटी का कल्चर। होमी कहते थे, यहां कोई स्टूपिड क्वेश्चन नहीं होता। पूछो, एक्सप्लोर करो, गलतियां करो और सीखो। 1945-46 का दौर था। भारत में बदलाव की हवा चल रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी थी। ब्रिटिश एम्पायर कमजोर पड़ रहा था और आजादी की बात अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक हकीकत बनती जा रही थी। होमी भाभा को यह एहसास हो गया था कि जल्द ही भारत आजाद होगा और एक नए भारत को नई जरूरतों का सामना करना पड़ेगा। अगस्त 1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब्स गिराए, तो पूरी दुनिया ने एटॉमिक एनर्जी की विनाशकारी ताकत देख ली थी। लेकिन होमी भाभा ने उसमें विनाश नहीं, विकास की संभावना देखी। उन्होंने सोचा, भारत को भी एटॉमिक एनर्जी की समझ होनी चाहिए, लेकिन बॉम्ब्स बनाने के लिए नहीं, बल्कि एनर्जी पैदा करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। उन्होंने TIFR में न्यूक्लियर फिजिक्स का एक छोटा सा ग्रुप बनाया, लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली काम तो अभी बाकी था। 15 अगस्त 1947 आधी रात को भारत आजाद हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से अपना मशहूर भाषण दिया, लॉन्ग ईयर्स ईगो वी मेड ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। होमी भाभा ने वो भाषण रेडियो पर सुना। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक नई उम्मीद थी। अब भारत अपना है। अब हम अपने हिसाब से सोच सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। उन्हें पता था कि नेहरू साइंस की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। वो मॉडर्न इंडिया के लिए साइंस को एक जरूरी टूल मानते हैं। कुछ ही महीनों बाद होमी की मुलाकात प्रधानमंत्री नेहरू से हुई। उस मीटिंग में होमी ने अपना पूरा विजन नेहरू के सामने रख दिया। प्राइम मिनिस्टर, भारत को एक एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम की जरूरत है। सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं, बल्कि पावर प्रोडक्शन के लिए। हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना सकते हैं और अपने देश के लिए बिजली पैदा कर सकते हैं। नेहरू उनकी बातों से बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा, भाभा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हें जो चाहिए मांगो। 1938 में भारत सरकार ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया और इसके पहले चेयरमैन बने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। सिर्फ 39 साल की उम्र में उनके कंधों पर पूरे देश के एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम की जिम्मेदारी आ गई। यह सिर्फ एक पोजीशन नहीं थी, यह एक मिशन था। होमी ने खुद से कहा, अब मैं सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं एक बिल्डर हूं। मुझे भारत का न्यूक्लियर फ्यूचर बनाना है। और वो जानते थे कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। रिसोर्सेज लिमिटेड थे, ट्रेंड मैन पावर नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन होमी भाभा ने कभी इम्पॉसिबल शब्द को स्वीकार नहीं किया। उनके लिए हर चैलेंज एक पजल की तरह था और हर पजल का एक सॉल्यूशन होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भाभा ने भारत को परमाणु युग में ले जाने का सपना कैसे देखा। उन्होंने कैसे एक ऐसा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम डिजाइन किया जो आज भी दुनिया में यूनिक माना जाता है, और कैसे एक छोटे से इंस्टीट्यूट से शुरू करके उन्होंने पूरे देश में एक विशाल न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। ये कहानी है जिद की, जुनून की और एक ऐसे विजन की जो अपने समय से 50 साल आगे था। चैप्टर 4, द 3 स्टेज न्यूक्लियर मास्टरपीस। 1948 का साल, एक नया देश, नई उम्मीदें और नई चुनौतियां। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे होमी भाभा के सामने एक विशाल खाली कैनवस था। भारत में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का नन भी नहीं था।
ट्रेंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स उंगलियों पर गिने जा सकते थे। यूरेनियम की खदानें कहाँ हैं, किसी को पता नहीं था, और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ भी नहीं था। लेकिन होमी के दिमाग में एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार था, एक ऐसा विजन जो दशकों आगे की सोच रहा था। अपनी टीम के साथ पहली मीटिंग में उन्होंने कहा, हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, लेकिन हमारे पास ब्रेन पावर है। हम छोटे कदमों से शुरू करेंगे, लेकिन हमारा हर कदम सोचा समझा होगा। पहला काम था यह समझना कि भारत के पास नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं। होमी ने जियोलॉजिकल सर्वे शुरू करवाए। टीमें पूरे देश में भेजी गईं, पर्वतों में, जंगलों में, तटीय इलाकों में। उनका मिशन था यूरेनियम, थोरियम और दूसरे रेडियो एक्टिव मिनरल्स को खोजना। और फिर धीरे धीरे नतीजे आने लगे। पता चला कि केरल के तटीय इलाकों की रेत में मोनाजाइट नाम का एक मिनरल है, जिसमें थोरियम भरपूर मात्रा में है। झारखंड और आंध्र प्रदेश में यूरेनियम के छोटे छोटे डिपॉजिट्स भी मिले। होमी यह जानकर बहुत एक्साइटेड हो गए। उन्होंने अपनी टीम को बताया, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व है। यह हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी थी। उस समय दुनिया के ज्यादातर देश यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना रहे थे, क्योंकि यूरेनियम को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करना आसान था। लेकिन यूरेनियम बहुत लिमिटेड था, हर देश के पास नहीं था। दूसरी तरफ थोरियम बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध था, लेकिन उसे डायरेक्टली न्यूक्लियर फ्यूल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। उसे पहले यूरेनियम 233 में बदलना पड़ता था, जो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। होमी ने सोचा, अगर हम थोरियम को इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो हम एनर्जी के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हमें कभी किसी देश के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और यहीं से जन्म हुआ भाभाज 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का। यह एक ऐसा रेवोल्यूशनरी आइडिया था जो आज भी दुनिया भर में भारत की न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी की पहचान है। बीमन बी नाथ अपनी किताब होमी जे भाभा ए रेनेसां मैन अमंग साइंटिस्ट्स में इस प्रोग्राम की डिटेल्ड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देते हैं। होमी ने इसे 3 स्टेजेस में बांटा। स्टेज 1 नेचुरल यूरेनियम रिएक्टर्स। होमी ने कहा, पहले स्टेज में हम नेचुरल यूरेनियम से चलने वाले रिएक्टर्स बनाएंगे, जिन्हें प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स कहते हैं। ये रिएक्टर्स न सिर्फ बिजली पैदा करेंगे, बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट भी बनाएंगे, प्लूटोनियम 239। स्टेज 2 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। दूसरे स्टेज में हम पहले स्टेज से निकले प्लूटोनियम 239 को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करेंगे। ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स होंगे। इनकी खास बात यह होगी कि ये जितना फ्यूल इस्तेमाल करेंगे, उससे ज्यादा फ्यूल पैदा करेंगे, और साथ ही ये हमारे थोरियम को यूरेनियम 233 में भी कन्वर्ट करेंगे। स्टेज 3 थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स। और तीसरे और आखिरी स्टेज में हम दूसरे स्टेज से मिले यूरेनियम 233 को थोरियम के साथ मिलाकर फ्यूल की तरह इस्तेमाल करेंगे। इस स्टेज पर आकर हम पूरी तरह से थोरियम बेस्ड साइकिल में आ जाएंगे, और क्योंकि हमारे पास थोरियम का भंडार है, हम सदियों तक बिना किसी रुकावट के एनर्जी पैदा कर सकते हैं। जब होमी ने यह प्लान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में दुनिया के सामने रखा, तो सब हैरान रह गए। इतना लंबा विजन, इतनी गहरी साइंटिफिक समझ। कई वेस्टर्न देशों के साइंटिस्ट्स ने कहा, यह तो इम्पॉसिबल है, थोरियम साइकिल कभी प्रैक्टिकली काम नहीं कर सकता, यह सिर्फ एक थ्योरी है। लेकिन होमी कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा, हम करके दिखाएंगे, भले ही इसमें 50 साल लग जाएं। अब इस विजन को हकीकत में बदलने का वक्त था। TIFR एक रिसर्च इंस्टीट्यूट था, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने के लिए एक बहुत बड़ी डेडिकेटेड फैसिलिटी चाहिए थी। होमी ने बॉम्बे के पास एक शांत, थोड़ी अलग थलग जगह चुनी, ट्रोम्बे, समुद्र के किनारे एक बड़ा खाली इलाका। उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू से कहा, यहां हम इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बनाएंगे। नेहरू ने उन्हें पूरी आजादी दी, जो चाहिए करो। 1956 में ट्रोम्बे में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। धीरे धीरे वो खाली जमीन एक मॉडर्न साइंटिफिक सिटी में बदलने लगी। बिल्डिंग्स बनी, लैब्स बनी, वर्कशॉप्स बनी, और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा की प्लानिंग शुरू हुई। पूरी टीम दिन रात काम कर रही थी। इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स, टेक्नीशियंस, सबका एक ही लक्ष्य था। होमी खुद साइट पर जाते, हर छोटी से छोटी डिटेल पर नजर रखते। ये वायर यहां क्यों लगाया है? इस वेल्व का एंगल सही क्यों नहीं है? कूलिंग सिस्टम का डिजाइन ठीक से हुआ है या नहीं? कुछ लोग हैरान होते, भाभा साहब तो एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं,
वो इंजीनियरिंग की इतनी बारीक डिटेल्स में क्यों उलझ रहे हैं? लेकिन होमी का मानना था, मैं सिर्फ आइडियाज नहीं देता, मैं उन्हें इम्प्लीमेंट भी करवाता हूं। डेविल इज इन द डिटेल्स। 4 अगस्त 1956 ट्रोम्बे कैंपस के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन था। अप्सरा रिएक्टर का उद्घाटन होना था। प्रधानमंत्री नेहरू खुद आए थे, सरकार के सीनियर ऑफिशियल्स थे, प्रेस थी। होमी ने नेहरू को रिएक्टर के बारे में समझाया। ये एक स्विमिंग पूल टाइप रिएक्टर है। इसमें यूरेनियम फ्यूल रोड्स हैं जो पानी के अंदर हैं। जब चेन रिएक्शन शुरू होगा तो न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे और हमें एनर्जी मिलेगी। नेहरू ने स्विच दबाया, रिएक्टर क्रिटिकल हो गया। पानी के अंदर से एक खूबसूरत नीली रोशनी चमकने लगी। शेरनकोव रेडिएशन। सब खामोश थे, उस नजारे को देखकर मेस्मराइज्ड थे। होमी भाभा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मन ही मन कहा, हमने कर दिखाया, भारत अब न्यूक्लियर क्लब का हिस्सा है। अप्सरा सिर्फ एक शुरुआत थी, इसके बाद और भी रिएक्टर्स आए। साइरस 1960 में जो कनाडा की मदद से बना था, जर्लीना 1961 में जो एक जीरो एनर्जी रिएक्टर था, और पूर्णिमा 1972 में जो प्लूटोनियम बेस्ड था। यह भाभा की मौत के बाद बना, लेकिन यह उनकी प्लानिंग का ही हिस्सा था। हर रिएक्टर एक नया माइलस्टोन था, सीखने का एक नया चैप्टर था। ट्रोम्बे कैंपस बढ़ता गया और एक दिन उस महान इंसान को श्रद्धांजलि देने के लिए उसका नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क रख दिया गया। आज बार्क भारत का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। यहीं से भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के डिजाइन बनते हैं, मेडिसिन के लिए आइसोटॉप्स बनते हैं और न्यूक्लियर सेफ्टी पर रिसर्च होती है। बार्क की वजह से ही भारत ने 1974 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 1 किया। बार्क की वजह से ही आज भारत में 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बिजली पैदा कर रहे हैं, और बार्क की वजह से ही भारत की न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत एक हकीकत बन पाई। ये सब कुछ उस नींव पर खड़ा है जो होमी भाभा ने रखी थी। जैसे जैसे भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा, वैसे वैसे इंटरनेशनल लेवल पर होमी भाभा का कद भी बढ़ता गया। 1955 में जिनेवा में पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी पर पहली यूएन कॉन्फ्रेंस हुई। होमी भाभा को उसका प्रेसिडेंट बनाया गया। एक भारतीय के लिए यह एक बहुत बड़ा सम्मान था। अपने ओपनिंग भाषण में उन्होंने कहा, न्यूक्लियर एनर्जी इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, युद्ध के लिए नहीं, शांति के लिए। लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में रहे, उसके प्रेसिडेंट भी बने। अब होमी सिर्फ भारत के साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक ग्लोबल फिगर बन चुके थे। लेकिन होमी भाभा की कहानी सिर्फ एटम और रिएक्टर्स की कहानी नहीं है। उनके अंदर एक और दुनिया बसती थी, एक ऐसी दुनिया जिसमें फिजिक्स के साथ साथ आर्ट, म्यूजिक और फिलॉसफी भी थी। लोग हैरान रह जाते थे कि एक इंसान इतना कुछ कैसे कर सकता है। अगले अध्याय में हम मिलेंगे उस होमी भाभा से जो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं था। हम जानेंगे उनकी पर्सनैलिटी के उन लेयर्स के बारे में जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो इंसान जो एक बेहतरीन पेंटर था, क्लासिकल म्यूजिक का दीवाना था, और एक ऐसा फिलोसोफर था जो मानता था कि साइंस और आर्ट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए मिलते हैं उस रेनेसां मैन से। चैप्टर 5 द रेनेसांस मैन। 1956 की एक शाम टीआईएफआर के कैंपस में बने डायरेक्टर के ऑफिस में एक लंबी मीटिंग चल रही थी। न्यूक्लियर रिएक्टर के डिजाइन पर बहस हो रही थी। टेक्निकल चार्ट्स, ब्लूप्रिंट्स और कैलकुलेशन से टेबल भरा हुआ था। मीटिंग खत्म हुई, सब लोग चले गए। होमी अकेले रह गए। वो थके हुए थे, दिन भर काम किया था, लेकिन वो घर नहीं गए। उन्होंने अपने ऑफिस के कोने में रखे ईजल की तरफ देखा। उस पर एक अधूरा कैनवस लगा था। होमी ने अपना कोट उतारा, शर्ट की स्लीव्स ऊपर की और पेंट ब्रश उठा लिया। अगले 2 घंटे तक वो डॉक्टर भाभा नहीं थे, वो सिर्फ एक आर्टिस्ट थे, रंगों के साथ खेलते हुए, अरेबियन सी के डूबते सूरज को अपने कैनवस पर उतारते हुए। यह था होमी भाभा का दूसरा चेहरा, वो चेहरा जो बहुत कम लोग जानते थे। चिंतामणि देशमुख अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि भाभा कोई ट्रेंड पेंटर नहीं थे, उन्होंने कहीं से इसकी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन उनकी पेंटिंग्स देखकर कोई यह कह नहीं सकता था। वो ऑयल कलर्स में काम करते थे, वाटर कलर्स में भी। उनके सबसे करीबी साथी जैसे के.एस. कृष्णन बताते हैं कि भाभा के ऑफिस की दीवारों पर अक्सर उनकी अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स लगी रहती थीं। एक बार कृष्णन ने उनसे पूछा, सर,
आपने यह पेंटिंग कब बनाई? भाभा ने मुस्कुराकर कहा, पिछले हफ्ते रात को नींद नहीं आ रही थी तो पेंटिंग कर ली। पेंटिंग उनके लिए सिर्फ एक हॉबी नहीं थी, ये एक थेरेपी थी। न्यूक्लियर फिजिक्स की कॉम्प्लेक्स दुनिया से कुछ देर के लिए बाहर निकलने का एक तरीका। उन्होंने एक बार कहा था, जब मैं पेंट करता हूं तो मैं न्यूट्रॉन्स और एटम्स के बारे में नहीं सोचता, मैं रोशनी और परछाई के बारे में सोचता हूं। यह भी एक तरह की प्रॉब्लम सोल्विंग ही है, बस तरीका अलग है। यह कोट आज भी टीआईएफआर के आर्काइव्स में सहेज कर रखा गया है। उनकी आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी सिर्फ पेंटिंग तक सीमित नहीं थी, वो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के बहुत बड़े पारखी थे। रात को अक्सर जब वो अपने ब्रेबोर्न कैंडी वाले घर पर होते तो डिनर के बाद अपनी स्टडी में चले जाते। दरवाजा बंद करते, लाइट्स डिम करते और ग्रामोफोन पर बीथोवन का सिम्फनी नंबर 9 लगा लेते। आंखें बंद करके वो पूरी तरह से उस संगीत में डूब जाते। उनके सबसे करीबी दोस्त जेआरडी टाटा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, होमी के घर डिनर के बाद हम अक्सर म्यूजिक सुनते थे। उसका कलेक्शन एक्स्ट्रॉर्डिनरी था, बाक, मोजार्ट, ब्राह्म्स, और वो हर कंपोजिशन के बारे में घंटों बात कर सकता था। वो सिर्फ संगीत सुनता नहीं था, वो उसे समझता था, उसे महसूस करता था। यह सिर्फ सुनना नहीं था, यह एक गहरा कनेक्शन था। 1950 के दशक में जब दुनिया के मशहूर वायलिनिस्ट यहूदी मेनूहिन बॉम्बे आए तो भाभा ने उनके सम्मान में एक प्राइवेट डिनर होस्ट किया। उस डिनर के बाद मेनूहिन ने एक खत में लिखा, डॉक्टर भाभा सिर्फ एक महान वैज्ञानिक नहीं है, वो सही मायनों में एक सुसंस्कृत व्यक्ति है। हमारी बातचीत क्वांटम मैकेनिक्स से लेकर बाख के फ्यूग्स तक गई। मैंने शायद ही कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो साइंस और आर्ट की इन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच इतनी आसानी से ब्रिज बना सकता हो। उनकी यह एस्थेटिक सेंस उनके काम में भी झलकती थी। जब टीआईएफआर की परमानेंट बिल्डिंग बनाने का वक्त आया तो उन्होंने दुनिया के मशहूर आर्किटेक्ट हेलमुथ बाज को हायर किया। लेकिन बाज यह देखकर हैरान रह गए कि डॉक्टर भाभा सिर्फ अप्रूवल देने वाले क्लाइंट नहीं थे, वो हर छोटी से छोटी डिटेल में इन्वॉल्व थे। वो ब्लूप्रिंट्स पर घंटों बहस करते। ये खिड़की यहाँ क्यों है? लैब में नेचुरल लाइट कैसे आएगी? वेंटिलेशन का फ्लो कैसा रहेगा? बाज ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया है, लेकिन भाभा जैसा कोई नहीं था। वो सिर्फ एक खूबसूरत बिल्डिंग नहीं चाहते थे, वो एक ऐसी स्पेस चाहते थे जो वहां काम करने वाले साइंटिस्ट्स को इंस्पायर करे। आज अगर आप टीआईएफआर की बिल्डिंग देखें तो आपको भाभा का विजन समझ आएगा। समुद्र के किनारे बनी वो इमारत, उसके खुले कॉरिडोर्स, बड़ी बड़ी खिड़कियां, क्लीन लाइंस, हर कोने से समुद्र दिखाई देता है, हर लेब में नेचुरल लाइट आती है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये भाभा का सोचा समझा डिजाइन है। उन्होंने कहा था, साइंटिस्ट्स को खूबसूरत माहौल में काम करना चाहिए, ब्यूटी इंस्पायर्स क्रिएटिविटी और हमें क्रिएटिव माइंड्स की जरूरत है। यहां तक कि बिल्डिंग के गार्डन्स भी उन्होंने पर्सनली डिजाइन किए थे। टीआईएफआर के पुराने माली बताते हैं कि भाभा साहब हर हफ्ते गार्डन का चक्कर लगाते थे। वो बताते थे, इस कोने में बोगनवेलिया लगाओ, उस तरफ जैस्मिन, यहां घास का पैच थोड़ा छोटा रखो। उन्हें हर पौधे का नाम पता था, इंग्लिश में, लैटिन में और लोकल भाषाओं में भी। ये मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी सिर्फ आर्ट और आर्किटेक्चर तक ही सीमित नहीं थी, वो एक बेहतरीन डिप्लोमेट और कम्युनिकेटर भी थे। वो फ्रेंच और जर्मन भाषाएं इतनी फ्लुएंटली बोलते थे जैसे वो उनकी अपनी भाषाएं हों। एक बार एक यंग इंडियन साइंटिस्ट ने उनसे पूछा, सर, आपने इतनी भाषाएं कैसे सीखी? भाभा ने जवाब दिया, जब मैं यूरोप में था तो मुझे लगा कि अगर मुझे उनकी कल्चर को गहराई से समझना है तो मुझे उनकी भाषा सीखनी होगी। भाषा सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक पूरा वर्ल्ड व्यू है। लेकिन इन सब एक्सटर्नल परस्यूट्स के पीछे का इंसान कैसा था? जो लोग उन्हें करीब से जानते थे वो बताते हैं कि होमी भाभा बेहद डिसिप्लिन थे। सुबह 6 बजे उठना, एक्सरसाइज करना और ठीक 9 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाना। वो हमेशा परफेक्टली ड्रेस्ड होते थे। एक साथी ने कहा था, मैंने 15 साल भाभा के साथ काम किया, मैंने उन्हें कभी एक भी सिलवट वाली शर्ट में नहीं देखा। वो अपने काम को लेकर बहुत डिमांडिंग थे, अपने आप से भी और दूसरों से भी। उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे। अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो वो साफ साफ बोल देते थे, लेकिन वो कभी अनफेयर नहीं होते थे। एमजी के मैनन, जो बाद में खुद एक बड़े साइंटिस्ट बने, उन्होंने लिखा है, भाभा सख्त थे लेकिन फेयर थे। अगर आपने अच्छा काम किया
तो वो सबसे पहले आपकी तारीफ करते थे, और अगर गलती हुई तो वो उसे सुधारने का तरीका भी बताते थे। वो चुपचाप दूसरों की मदद भी करते थे। एक किस्सा है कि टीआईएफआर का एक जूनियर टेक्नीशियन बहुत बीमार पड़ गया। उसे एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। जब भाभा को यह बात पता चली तो उन्होंने चुपचाप अपनी जेब से सारा खर्चा दे दिया। उस टेक्नीशियन को यह बात बहुत बाद में किसी और से पता चली। होमी भाभा ने कभी शादी नहीं की। ये उनकी जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जिस पर बहुत अटकलें लगाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें किसी से प्यार हुआ था, लेकिन पारसी कम्युनिटी के कुछ सख्त नियमों की वजह से वो शादी नहीं कर पाए। कुछ कहते हैं कि वो अपने काम में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें पर्सनल लाइफ के लिए कभी वक्त ही नहीं मिला। उन्होंने खुद इस बारे में कभी पब्लिकली कुछ नहीं कहा, लेकिन अकेले होने का मतलब यह नहीं था कि वो लोनली थे। उनकी जिंदगी में बहुत सारे दोस्त थे। वो अक्सर अपने घर पर पार्टीज होस्ट करते थे, जहां इंटेलेक्चुअल्स, आर्टिस्ट्स, राइटर्स और साइंटिस्ट्स सब आते थे। वहां होने वाली बातचीत किसी इंटेलेक्चुअल दावत से कम नहीं होती थी। आज जब हम भाभा को याद करते हैं तो हम उन्हें सिर्फ एक साइंटिस्ट के रूप में देखते हैं, और यह सही भी है। उनका साइंटिफिक योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम सिर्फ वही देखें तो हम उनकी असली लेगेसी को मिस कर देंगे। भाभा की असली लेगेसी ये है कि एक इंसान को कंप्लीट होना चाहिए। स्पेशलिस्ट बनो, एक्सपर्ट बनो, लेकिन खुद को सिर्फ एक डिब्बे में बंद मत करो। एक्सप्लोर करो, सीखो, बढ़ो। साइंस करो तो पूरे पैशन से करो, लेकिन आर्ट को भी समझो, म्यूजिक को भी सुनो और किताबों को भी पढ़ो। क्योंकि जिंदगी सिर्फ इक्वेशंस सोल्व करने का नाम नहीं है। जिंदगी हर डायमेंशन को एक्सप्लोर करने का नाम है। और होमी भाभा ने अपनी पूरी जिंदगी यही किया। वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो सही मायनों में एक रेनेसां मैन थे। लेकिन इस खूबसूरत कहानी का अंत बहुत दुखद और रहस्यमय था। 24 जनवरी 1966, एल्प्स के ऊपर एक प्लेन, और फिर सब कुछ खत्म। अगले अध्याय में हम उस आखिरी दिन की कहानी जानेंगे। क्या वो सच में सिर्फ एक एक्सीडेंट था, या उसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? और जो लेगेसी भाभा अपने पीछे छोड़ गए, वो आज कहां तक पहुंची है? चलिए चलते हैं उस कहानी के आखिरी और सबसे दर्दनाक मोड़ पर। चैप्टर 6, द क्रैश ऑन मॉन ब्लॉन्क। 24 जनवरी 1966 की सुबह एयर इंडिया का बोइंग 707 विमान, जिसका नाम कंचनजंगा था, अपनी रेगुलर फ्लाइट पर था। फ्लाइट नंबर 101 बॉम्बे से लंदन जा रही थी, दिल्ली, बेरूत और जिनेवा में स्टॉपओवर के साथ। विमान में 117 लोग सवार थे, जिनमें क्रू मेंबर्स, बिजनेसमैन, टूरिस्ट्स और एक खास शख्सियत भी थी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। वो वियना में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करके वापस लौट रहे थे। उन्हें जल्दी बॉम्बे पहुंचना था। टीआईएफआर में बहुत काम पेंडिंग था, लेकिन वो बॉम्बे कभी नहीं पहुंचे। सुबह के लगभग 7 बजे थे। विमान जिनेवा के पास एल्प्स पर्वतों के ऊपर से गुजर रहा था। बर्फ से ढकी चोटियां नीचे दिख रही थीं। कैप्टन जेटी डिसूजा, जो एयर इंडिया के सबसे अनुभवी पायलट्स में से एक थे, उन्होंने जिनेवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और बताया कि उनका विमान 19,000 फीट की ऊंचाई पर है। उन्हें जिनेवा में लैंडिंग के लिए नीचे उतरने की इजाजत मिली। यह एक रूटीन कम्युनिकेशन था, लेकिन इसके कुछ ही मिनटों बाद कुछ बहुत गलत हुआ। विमान अचानक रडार से गायब हो गया। जिनेवा कंट्रोल रूम में हलचल मच गई। उन्होंने बार बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसी वक्त आसमान में एक और फ्लाइट थी, इटली की। जिनेवा के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इटालियन पायलट से पूछा, क्या आपको मोंट ब्लैंक पर्वत के पास कुछ अजीब दिख रहा है? पायलट ने जवाब दिया, हाँ, मुझे 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक काला बादल दिखाई दे रहा है। लेकिन वो काला बादल नहीं था, वो एयर इंडिया के विमान का मलबा था, जो धू धू करके जल रहा था। विमान यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत मोंट ब्लैंक से टकरा गया था। एक जोरदार धमाका हुआ और विमान के टुकड़े कई किलोमीटर तक बिखर गए। 117 लोग, सब के सब मारे गए, कोई नहीं बचा। जब यह खबर भारत पहुंची तो जैसे पूरे देश में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर भाभा नहीं रहे। कोई इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। टीआईएफआर में उनके साथी साइंटिस्ट्स सदमे में थे। अभी कल ही तो उनका टेलीग्राम आया था, कह रहे थे कि जल्दी आ रहा हूं, बहुत काम करना है। सरकार में इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई गईं। प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने एक बयान जारी किया, डॉक्टर भाभा की मृत्यु भारत के लिए एक ऐसी क्षति है
जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। उन्होंने भारत को मॉडर्न साइंटिफिक युग में ले जाने का जो सपना देखा था, वो सपना अधूरा नहीं रहेगा। यह सदमा और भी गहरा इसलिए था क्योंकि सिर्फ 13 दिन पहले 11 जनवरी को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी ताशकंद में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो चुकी थी। देश अभी उस झटके से उबरा भी नहीं था कि एक और बड़ा झटका लग गया। 2 हफ्तों के अंदर 2 महान लीडर्स का जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस थीं। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम डाइज इन एयर क्रैश, होमी भाभा ए लॉस इंडिया कैन नेवर रिकवर फ्रॉम। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। फ्रांसीसी जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह एक हादसा था जो पायलट की गलती, खराब मौसम और मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पायलट को लगा कि वो मोंट ब्लैंक को पार कर चुके हैं और उन्होंने विमान को नीचे उतारना शुरू कर दिया, जबकि वो अभी भी पर्वत से कुछ ही मील दूर थे। लेकिन बहुत से लोगों को इस थ्योरी पर यकीन नहीं हुआ। यहीं से शुरू हुआ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का सिलसिला। पहली और सबसे मजबूत थ्योरी थी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की साजिश। अक्टूबर 1964 में चीन के न्यूक्लियर टेस्ट के कुछ ही हफ्तों बाद होमी भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर एक सनसनीखेज बयान दिया था। उन्होंने कहा था, अगर भारत सरकार इजाजत दे तो हम सिर्फ 18 महीनों में एटम बम बना सकते हैं। यह बयान अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न पावर्स के लिए एक खतरे की घंटी थी। वो नहीं चाहते थे कि भारत जैसा देश न्यूक्लियर पावर बने। वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लाने की तैयारी कर रहे थे ताकि न्यूक्लियर क्लब में और कोई नया मेंबर शामिल ना हो सके। इस थ्योरी को मानने वालों का कहना था कि CIA को डर था कि भाभा भारत को एक न्यूक्लियर शक्ति बना देंगे, जिससे साउथ एशिया का पूरा जियोपॉलिटिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसीलिए उन्होंने भाभा को रास्ते से हटाने का फैसला किया। इस थ्योरी को सालों बाद और हवा मिली जब ग्रेगरी डगलस नाम के एक जर्नलिस्ट ने एक किताब छापी, कन्वर्सेशंस विद द क्रो। इस किताब में उन्होंने दावा किया कि उनकी CIA के एक पूर्व ऑफिसर रॉबर्ट क्राउली से बात हुई थी। क्राउली ने कथित तौर पर यह स्वीकार किया था कि CIA ने ही भाभा के प्लेन के कार्गो होल्ड में एक बोम रखवाकर उसे उड़वा दिया था। क्राउली ने कहा, भाभा बहुत खतरनाक थे, वो किसी की सुनते नहीं थे, हमें उन्हें रोकना पड़ा। हालांकि इस किताब और इसके दावों की सच्चाई पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं और कई इतिहासकार इसे भरोसेमंद नहीं मानते। दूसरी थ्योरी थी एक मिड एयर कोलिजन की। कुछ लोगों का मानना है कि एयर इंडिया का विमान किसी दूसरे, शायद एक जासूसी विमान से टकराया था। इस थ्योरी के समर्थक कहते हैं कि फ्रांसीसी अधिकारियों ने बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की। और तीसरी थ्योरी, जो ऑफिशियल भी है, कि यह सिर्फ एक दुखद हादसा था। एल्प्स के पर्वतों में मौसम बहुत खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल होता है। यह बिल्कुल पॉसिबल है कि खराब विजिबिलिटी और एक छोटी सी नेविगेशनल गलती की वजह से यह हादसा हो गया हो। सच क्या है, हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। प्लेन का ब्लैक बॉक्स कभी नहीं मिला। ज्यादातर मलबा और बॉडीज उस बर्फीले पर्वत में हमेशा के लिए दफन हो गई। यह एक ऐसा रहस्य है जिस पर से शायद कभी पर्दा नहीं उठेगा। लेकिन एक सवाल जो इस रहस्य से भी बड़ा है, वो यह है कि जो इंसान चला गया, उसकी लेगेसी का क्या हुआ? क्या भारत का न्यूक्लियर सपना भाभा के साथ ही खत्म हो गया? इसका जवाब है नहीं। भाभा की मौत भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन वो प्रोग्राम रुका नहीं। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी मजबूत टीम और एक ऐसा क्लियर विजन छोड़ा था कि उनके उत्तराधिकारियों जैसे विक्रम साराभाई और राजा रमन्ना ने उस काम को आगे बढ़ाया। 1974 में भाभा की मौत के 8 साल बाद भारत ने पोखरण में अपना पहला सफल न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। यह भाभा के सपने की पहली बड़ी जीत थी। उनका 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम आज भी भारत की एनर्जी पॉलिसी की रीढ़ है। स्टेज 1 के रिएक्टर्स देश भर में बिजली पैदा कर रहे हैं। स्टेज 2 का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी ऑपरेशनल हो चुका है और स्टेज 3 यानी थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स पर रिसर्च तेजी से चल रही है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आज दुनिया के टॉप न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स में गिना जाता है। TIFR आज भी फंडामेंटल साइंस में देश का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। होमी भाभा की असली लेगेसी सिर्फ रिएक्टर्स और बॉम्ब्स नहीं है। उनकी असली लेगेसी है वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास जो उन्होंने एक नए आजाद हुए देश को दिया। उन्होंने यह साबित किया कि भारतीय भी वर्ल्ड क्लास साइंस कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने एक ऐसा साइंटिफिक कल्चर बनाया
जहां एक्सीलेंस ही एकमात्र स्टैंडर्ड था। वो बहुत जल्दी चले गए, सिर्फ 57 साल की उम्र में, अपने करियर के पीक पर। अगर वो और जीते तो शायद भारत की साइंटिफिक तरक्की और भी तेज होती। लेकिन जितने कम समय में उन्होंने जो कुछ कर दिखाया, वो कई लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। अगले और आखिरी अध्याय में हम होमी भाभा की जिंदगी के उन लेसन्स पर बात करेंगे जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि एक इंसान का विजन कैसे पूरे देश की तकदीर लिख सकता है, और उनकी कहानी से आज का युवा भारत क्या सीख सकता है। चैप्टर 7, द लेगेसी ऑफ अ विजनरी। होमी जहांगीर भाभा की कहानी जब हम पढ़ते हैं तो यह सिर्फ एक साइंटिस्ट की बायोग्राफी नहीं लगती। ये एक सपने की कहानी है, एक जिद की कहानी है, और एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने समय से बहुत आगे की सोचता था। उनकी जिंदगी किसी प्लेन क्रैश में खत्म जरूर हो गई, लेकिन उनकी लेगेसी, उनका विजन आज भी जिंदा है, और उनकी कहानी से हम आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा लेसन है विजन विदाउट रिसोर्सेज। जब भाभा ने भारत में न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने का सपना देखा तो 1940 के दशक में भारत के पास क्या था? कुछ भी नहीं। न पैसा, न टेक्नोलॉजी, न ट्रेंड लोग। लेकिन भाभा ने यह नहीं कहा कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है तो मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, रिसोर्सेज नहीं हैं तो हम बनाएंगे, रास्ते नहीं हैं तो हम खुद रास्ता बनाएंगे। आज हम अक्सर छोटी छोटी चीजों की कमी का रोना रोते हैं। भाभा की कहानी हमें सिखाती है कि विजन रिसोर्सेज से बड़ा होता है। अगर आपके पास एक क्लियर विजन और उसे पूरा करने का जुनून है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। दूसरा लेसन है द परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। होमी भाभा ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी मीडियोक्रिटी यानी औसत दर्जे को स्वीकार नहीं किया, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो या उनकी पर्सनल लाइफ। उन्होंने हर चीज में बेस्ट की डिमांड की। हमारे समाज में अक्सर एक एटीट्यूड होता है, चलता है यार, ठीक है। भाभा ने कभी चलता है नहीं कहा। उन्होंने हमेशा कहा बेस्ट होना चाहिए। उन्होंने एक ऐसा कल्चर बनाया जहां गलती करना ठीक था, लेकिन काम चलाओ काम करना एक गुनाह था। ये एटीट्यूड आज के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। अपने फील्ड में सिर्फ काम मत करो, बेस्ट बनो। तीसरा लेसन है बीइंग ए कंप्लीट ह्यूमन। आज की दुनिया स्पेशलिस्ट्स की दुनिया है। हम एक छोटी सी चीज में एक्सपर्ट बन जाते हैं और बाकी सब कुछ इग्नोर कर देते हैं। भाभा ने हमें दिखाया कि एक इंसान बहुत कुछ हो सकता है। आप एक साइंटिस्ट भी हो सकते हैं और एक आर्टिस्ट भी। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं और एक फिलोसोफर भी। अपनी जिंदगी को छोटे छोटे डिब्बों में मत बांटो। एक्सप्लोर करो, सीखो, बढ़ो। एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी ही असल में एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी होती है। चौथा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है नेशन बिल्डिंग इज ए मिशन। होमी भाभा के लिए साइंस सिर्फ लैब में बैठकर पेपर्स पब्लिश करना नहीं था। उनके लिए साइंस देश बनाने का एक टूल था, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एक मिशन था। वो जो कुछ भी करते थे उसके सेंटर में एक ही सवाल होता था, इससे भारत का क्या फायदा होगा। आज हम में से कितने लोग अपने काम को, अपनी पढ़ाई को, अपने बिजनेस को देश से जोड़कर देखते हैं। भाभा की कहानी हमें याद दिलाती है कि पर्सनल तरक्की का असली मतलब तभी है जब उससे देश की भी तरक्की हो। मैं अक्सर सोचता हूं, अगर होमी भाभा आज जिंदा होते तो वो क्या कर रहे होते। शायद वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग पर काम कर रहे होते। शायद वो क्लाइमेट चेंज को सोल्व करने के लिए कोई नया रेवोल्यूशनरी आइडिया लेकर आते। शायद वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में भारत को और भी आगे ले जाते। लेकिन एक बात पक्की है, वो जो भी करते वो कुछ ऐसा होता जो दुनिया को बदल देता, क्योंकि भाभा का डीएनए ही ऐसा था। थिंक बिग, वर्क हार्ड एंड डिलीवर एक्सीलेंस। उनकी मौत एक रहस्य है। क्या यह एक हादसा था? क्या यह एक साजिश थी? यह सवाल शायद हमेशा बना रहेगा। लेकिन उनकी जिंदगी एक खुली किताब है, एक ऐसी किताब जो हमें बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए इंस्पायर करती है। होमी भाभा ने सिर्फ भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनाया, उन्होंने एक नए भारत की साइंटिफिक सोच को जन्म दिया। उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को यह यकीन दिलाया कि हम भी कर सकते हैं, हम दुनिया में किसी से कम नहीं हैं, और यह यकीन किसी भी एटम बम से ज्यादा ताकतवर है। उनकी जिंदगी की ट्रेजेडी यह नहीं है कि वो एक प्लेन क्रैश में मारे गए। ट्रेजेडी यह होती अगर वो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश ही ना करते। उन्होंने कोशिश की और वो सफल भी हुए, और शायद यही एक सफल जीवन की असली परिभाषा है।
आप कितने साल जिए ये मैटर नहीं करता, आप उन सालों में क्या छोड़कर गए ये मैटर करता है। अब आखिर में कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी होमी जहांगीर भाभा की कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने सितारों से आने वाली कॉस्मिक रेज से लेकर एटम के दिल में छिपी एनर्जी तक हर रहस्य को समझने की कोशिश की। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ साइंस की कहानी नहीं है, ये भारत के उस दौर की कहानी है जब एक नया देश अपनी पहचान बना रहा था, अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। और उस कोशिश में होमी भाभा जैसे लोगों ने मशाल का काम किया। उनकी लाइफ हमें सिखाती है कि एक इंसान का विजन अगर सच्चा और मजबूत हो तो वो पूरे देश की तकदीर बदल सकता है। उन्होंने हमें सिखाया कि एक्सीलेंस कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है जो हर रोज हर पल तय करना पड़ता है। उन्होंने हमें दिखाया कि असली लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ आदेश देता है, बल्कि वो होता है जो खुद मैदान में उतरकर काम करता है। उनकी मौत हमेशा एक सवाल बनी रहेगी, लेकिन उनकी जिंदगी एक जवाब है। उन सभी के लिए एक जवाब जो सोचते हैं कि अकेले इंसान क्या कर सकता है। उन सभी के लिए एक जवाब जो रिसोर्सेज की कमी का बहाना बनाते हैं। और उन सभी के लिए एक जवाब जो अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े लगते हैं। होमी भाभा की लेगेसी आज भी बार्क की लेब्स में, टीआईएफआर के कॉरिडोर्स में और भारत के हर उस साइंटिस्ट के दिल में जिंदा है जो देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखता है। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि होमी भाभा की जिंदगी का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है। ऐसी ही और कहानियों को जिंदा रखने के लिए ऑडियो बुक लेजेंड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।